गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? Good afternoon, sir. Yes, you are audible, sir. ओके, इज इट क्लियर? एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। एक्चुअली आई एम इन द फैकल्टी, कुछ काम से आया था, सो इसी वजह से मैं यहीं से क्लास ले रहा हूँ। आई होप दैट इज नॉट एन इशू। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को सुनने में जो मैं बोल रहा हूँ? No, नहीं सर, सही। ठीक है ना, ठीक है। चलिए फिर, एज आई टोल्ड यू दैट वी विल रेफर टू आईपीसी। आईपीसी के अंदर में इसीलिए मैंने लिया बिकॉज यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट आईपीसी जो है वो 1860 1816 का बना हुआ है, बट स्टिल इट इज वर्किंग वेरी फाइन। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज इट इज सो वेल आर्टिकुलेटेड कि वो इतने दिनों तक सरवाइव कर पाया। अदरवाइज इफ यू विल सी दैट आज की डेट में हम इंडिपेंडेंस के बाद में जो लॉस बनाते हैं, उन बहुत सारे लॉस को रिपील करने की जरूरत पड़ जाती है। बट 1860 में जो लॉ बना था, आज भी हम उसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग स्पेशल एंड समथिंग वेरी मीनिंगफुल विच हैज बीन रिटन, जो कि इतने सालों तक सरवाइव कर पाया है। सो दैट इज व्हाई आई हैव चूजन दिस आईपीसी, बिकॉज आईपीसी आपने पढ़ा भी है। एंड आईपीसी आप जिस भी एग्जाम में जाइएगा, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो लिटिगेशन हो, दिट इज द कोर सब्जेक्ट। कोई भी कंपटीशन में, इफ यू गो फॉर एलएलएम एज वेल, वहां भी आपको आईपीसी जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। So that is why I have chosen IPC. But most importantly, IPC इसीलिए मैंने choose किया because the art of learning the method to read a bare act can only be understood if you can understand that what is the art of writing it. जो भी legislators हैं वो तो लिखते नहीं हैं। Legislators don't write the act. It is the drafters who write the act. So आखिर ऐसा क्या है उनके नजरिए में जो कि वो इतने अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी में, और उसके बाद फिर वो ड्राफ्ट करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वी हैव टू सी। क्योंकि वो अगर सीख जाएंगे तो कोई भी बेयर एक्ट हम इंडिया में आगे भी जितने भी एक्ट्स पास होंगे, उन सारे एक्ट्स को हम पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आईपीसी मैंने उठाया है। आईपीसी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सो देर आर सो मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच आई हैव चूजन आईपीसी। प्लीज डोंट टेक इट डिफरेंटली, बिकॉज अभी फॉरवर्ड अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन आने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर में सीपीसी आने वाला है। बट आईपीसी इज द बेस। आईपीसी हो गया, फिर आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के जितने भी एक्ट्स हैं, इट इज द बेस ऑफ ऑल द स्टैट्यूट्स। क्योंकि ये जनरल प्रोविजंस हैं जो कि सारे स्टैट्यूट्स पर, सारे टाइप्स ऑफ क्राइम्स या सारे टाइप्स ऑफ सिविल मैटर्स पर डील करते हैं। अभी जो आप पढ़ रहे हैं, दे आर स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेसिफिकली एक पर्पस के लिए वो बनाए गए हैं। दैट इज व्हाई आई हैव चोजन दिस जनरल प्रिंसिपल, जनरल लॉ, जो कि आपके आईपीसी के फॉर्म में अवेलेबल है। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम। आईपीसी के अंदर में आप लोगों का प्रोविजन अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप लोग 299 से स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो चलिए उसी पर चलते हैं, सेक्शन 299 पर ही। सेक्शन 299 आखिर इतने दिनों तक कैसे सरवाइव कर पाया। तो 299 पर आप लोग सब लोग प्लीज आईपीसी खोलिएगा इन योर बेयर एक्ट। प्लीज ओपन 299। ओके, व्हेन यू आर रेडी प्लीज लेट मी नो। जो आप लोग रेडी हो जाएंगे प्लीज लेट मी नो। आर यू ऑल रेडी? yes, sir. ओके, सो 299 इज अबाउट कल्पेबल होमिसाइड। नाउ ये बेसिक चीज है जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर काफी अच्छा खासा समय दिया था इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। बट स्टिल बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि नहीं क्लियर हुआ है। द रीजन बीइंग दैट बहुत कम समय मिला आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में, और साथ ही साथ टीचर्स जो है हड़बड़ी में जल्दबाजी में आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं बता पाए आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ। But that is not the reason why this is not so tough actually. Actually it is all about observation. Now if I tell you that I have seen someone committing a crime, मैंने देखा रास्ते में किसी को किसी का मर्डर करते हुए, और he was just inserting a knife into the stomach। ठीक है, you are standing nearby, आप देख रहे हैं उस चीज को। जब आप उस चीज को होते हुए देख रहे हैं,
आप सिर्फ एक चीज नहीं देख रहे हैं, यू आर सीइंग अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट इज बीइंग कमिटेड. ओके, व्हेन यू सी अ सीरीज ऑफ थिंग्स दैट इज बीइंग कमिटेड, तो एक चीज तो फिक्स है कि उस पूरे मर्डर में एक चीज तो हुआ नहीं है, बहुत सारी चीजें हुई हैं. एंड दिस इज द रीजन व्हाई वेन एवर यू रीड एनी केस जिसमें कि मर्डर का ऑफेंस होता है, इन दैट केस यू विल सी कि सेक्शन 302 के अलावा भी बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो लगे हुए होते हैं, बिकॉज ऑल एक्टिविटीज आर इन सीरीज. वो किसी न किसी ऑफेंस के अंदर में आ जाता है. जैसे आपने किसी को मारा, तो उस मारने के दौरान आसपास उसके साथ जो इंसान था उसको आपने कुछ हर्ट पहुंचाया, उसको आपने कुछ ग्रीवस हर्ट पहुंचाया, तो वो सारी चीजें फॉलो करती हैं. वन ऑफ देम इज द मेजर एक्ट एंड दैट इज द मर्डर. बट उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि सब्सिडरी होंगे एंड दे फॉलो द मेजर एक्ट. नाउ व्हेन यू विल रीड सेक्शन 299, जब 299 आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर में आपको एक केस था आर वर्सेस गोविंदा. ओके, दैट वाज ऑफ 1876 का केस था. दैट इज द लैंडमार्क केस. व्हाई? द रीजन बीइंग दैट केस इज द वन जिसमें कि आप लोग जो आज की डेट में 299 ए, 299 बी, 299 सी, जो आज की डेट में आप लोग पढ़ते हैं ना क्लास में, बुक्स में देखते हैं कि 299 में ए बी सी है. यहाँ पर तो 299 में एबीसी कहीं लिखा नहीं है. फिर ये एबीसी आया कहाँ से? एबीसी उसी केस से आया था. देयर वाज वन जस्टिस जिनका नाम था जस्टिस मेलविल. ही वाज द वन हु differentiated section 299, bifurcated section 299 into three parts, A, B, and C. And the first part saying that you have an intention to cause death. Second part saying that you have the intention to cause such bodily injury as is likely to cause death. And third part says that you have the knowledge that by such act there is likelihoodness of causing death. So these 3 points have been bifurcated in R versus Govinda in by Justice Melville. इफ यू कैन रीड दैट केस, आप जब बुक उठाएंगे आईपीसी के लिए, आई वुड रेफर यू टू बुक्स. दो बुक है आपका. एक है आपका पीएसए पिल्लई है और दूसरा आपका केडी गौर है. पीएसए पिल्लई इज वेरी लूसिडली रिटन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एकदम क्लियरिटी के साथ लिखा गया है. बट इफ यू वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट, देन यू मस्ट गो फॉर केडी गौर, because PSA Pillai में depth में discussion नहीं है. It is a kind of a general book which has been written for the students. But if you want to read the in depth, अगर आप depth में पढ़ना चाहते हैं तो आप KD गौर उठाइएगा, उसमें आपको depth में with case laws मिल जाएगा. If you are preparing for judiciary, then definitely you must go for KD गौर. ठीक है. अब सेक्शन 299 के अंदर ये जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया सेक्शन 299 को, ये किस आधार पर किया गया? आखिर जो मैकुले साहब ने जो आईपीसी जो लिख कर गए, तो उसके बाद में ऐसा जो इंटरप्रिटेशन किया गया सेक्शन 299 का, वो ऐसे क्यों किया गया? व्हाट वाज द रीजन? द रीजन बीइंग कि चीजों को आसानी से बाइफरकेट करने से हमें क्या मिलता है? जब भी हम किसी चीज को बाइफरकेट करते हैं तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चलता है. वी कम टू नो अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. एंड एज यू कैन सी इन सेक्शन 299 देयर आर वर्ड्स सच एज और एक वर्ड यूज किया गया है, इंग्लिश वाला और, नॉट हिंदी वाला और. उस और से 3 भाग में डिवाइड किया गया है सेक्शन 299 को. द फर्स्ट पार्ट सेज दैट whoever causes death by doing an act with the intention of causing death. This is the first part. But from this first part, मैं पहला वाला 3 वर्ड्स अलग कर देता हूं because this is common. Whoever causes death. ये 3 वर्ड जो है ये कॉमन है फॉर ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ सेक्शन 299, क्योंकि ये तीनों पर लागू हो रहा है. डेथ इज इनएविटेबल. डेथ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं सेक्शन 299 में फॉल करने से. इफ द पर्सन हैज नॉट डाइड, it means it will not come under section 299. It may go under grievous hurt, it may go under section 323 or any other act of IPC, but it will never come under 399 because the first 3 words itself proclaims that death must happen. So whoever causes death. Now when I use the word whoever, why am I not using the word whomsoever? मैं whomsoever भी तो यूज कर सकता था, but why whosoever word यूज किया गया है? What is the meaning of using the word whosoever? So I'm just trying to develop, I'm just trying to draw your attention to the use of the words, because ultimately the words जो interpretation होते हैं courts में जो दिए जाते हैं, it all depends upon the words. So if you are studying law,
you must keep in mind why and how a word is being used in any statute. अगर वो वर्ड से रिलेटेड कोई सिनोनिमस वर्ड भी है तो वो क्यों नहीं यूज किया गया. लाइक इफ आई से किडनैपिंग के अंदर में आपने पढ़ा होगा, देख वर्ड वहां यूज किया गया है टेकिंग, बट वाई मूविंग वर्ड इज नॉट बीइंग यूज्ड. इफ यू सी थेफ्ट, थेफ्ट के अंदर में आपको मूविंग वर्ड मिलेगा, या फिर थेफ्ट के अंदर में आपको टेकिंग वर्ड मिलेगा. सो आईपीसी एक जनरल प्रोविजन, एक जनरल एक्ट है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो कि आपको हर प्रोविजन में सिमिलर मीनिंग के साथ में मिल जाएंगे. ठीक है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी मीनिंग अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. Okay, this sentence is you will see in most of the statutes unless a contrary meaning appear from the context. This is an escape route कि कहीं पर भी अगर कोई contrary meaning available होगा, so the judges can interpret it in a different way. Okay, so if you see whoever, first word itself, if I say whoever, how it is different from whomsoever? Anyone would like to tell me how it is different from whomsoever? अगर यहाँ पर whomsoever लिखा होता या whosoever लिखा होता तो फिर इससे और इसमें क्या फर्क हो जाता. यहाँ जो whoever लिखा है और whosoever या whomsoever लिखा होता तो क्या फर्क हो जाता उसमें, कोई बताएगा? Anyone would like to try? Yes please, कोई बताना चाहेगा? Yes please tell me, are you able to hear what I'm saying? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Yes, आ रही है. Yes please. Yes, Shahbaz, please try one time. This seems interesting, but I can't think of any particular thing कि whosoever ही क्यों use किया है. But this seems really interesting to me. अभी whomsoever क्यों Yes, नहीं use किया IPC. गया, I can't. हाँ. Yes, IPC itself is very interesting. The only thing that you have missed is presence of time and good teacher. अगर आपको, जैसे मैंने जिनसे पढ़ा था अंजू वाले टीकू मैडम से, she taught us like this, that why this word, what meaning, what special meaning does the drafter want to convey through this word, and that is why I am capable enough now to teach you in the same manner, because ऑलरेडी मैंने बहुत सारे मतलब बैचेस को ये पढ़ाया है, तो नाउ आई हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ दिस सब्जेक्ट. सो दैट इज व्हाई आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस वेबिनार, बिकॉज इसके अलावा और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए इसके अलावा. So what I am capable of, I am just trying to transfer it from me to you, and I will be able to do that only if you respond uh, quickly. Because इससे काफी समय चला जाएगा if I keep on asking that please reply, please reply. If you understand this, then it is well and good. Otherwise, it will be a monotonous class and it will be same as if you are doing in the class. क्लास के लेक्चर जैसे होते हैं वैसे ही आपके लिए ये भी लेक्चर हो जाएगा, बट यू विल नॉट गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, because telling a thing is not studying law. If I tell you things and you learn and you write, that is not learning law. Law is a subject where you have to argue, और argue तभी हो सकता है when you put a different perspective of your own, even if you are wrong, if you think you are wrong, but if still you can put a different perspective over it, then only you will be eligible to argue in front of the court or anybody else. So if you cannot speak here, how will you be able to speak in the court? If you cannot speak here, how will you able to develop your mental capabilities, mental faculties? It will be very difficult for you. Okay, so whoever word, when I say, and whoever word is a general term. Whoever word is written because it can be any person. It is not restricting you only to the people who are a limited number of people, because when we use the word whomsoever or whosoever, it is restricting you to a very limited people. But when I use the word whoever, it is expanding it to the extent that anybody or everybody will get included into it. That is why the word whoever is being written. It is not restricting, rather it is very expansive. It will bring into its ambit anybody, and everybody. Whoever will do such things which has been mentioned in section 299,
Everybody and anybody will come into the ambit of section 299. That is why the word whoever has been used. अगर मैं whomsoever, जो आप लोग जैसे whomsoever को if you see in the literal sense, whomsoever word is used for uh, referring to any particular type of particular or particular category of people. Because when we use the word whom, it means we are categorizing it only to a limited number of people, limited number of individuals. But when we use who, it means we are taking it to a broader level, एक broader level पर ले जाते हैं फिर. Okay, it is just a kind of using a noun and pronoun जो आप पढ़ते हैं ना, बचपन से आ रहे हैं पढ़ते हुए, ये बस उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए कि जब भी ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं बेयर एक्ट के अंदर, so even if they are having some legal meaning, but there is some literal meaning also which is attached to it. ठीक है, that is why if first semester में in jurisprudence you have studied, you have read that what are the different methods for interpretation of statutes. लिटरल इंटरप्रिटेशन का रूल है, गोल्डन रूल है, मिस्चिफ रूल है ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, परपोसिव एडवांसमेंट है, बहुत सारे रूल्स हैं. इतनी सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, बट वो सिर्फ पढ़ा है, आपने उसको गहन अध्ययन नहीं करने का समय मिल पाया. अभी आपके पास समय है. यू मस्ट रीड दोस थिंग्स because jurisprudence is the basis of law. If you will not study jurisprudence, you will not be able to grasp that why this law is written. आप सिर्फ लॉ जानेंगे, क्यों है वो नहीं जान पाएंगे. तो jurisprudence is very important. आप चाहे जज भी बनना चाहते हैं ना, वहां भी आपको jurisprudence पढ़ना, मतलब उसके बिना you cannot give a better judgment. So you must read that. ठीक है, क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर में वन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इज jurisprudence and I have opted for it. Okay, so because I know that एलएलबी करने के बाद यार मैं क्यों सब्जेक्टिव चीजें पढ़ूंगा. अगर मैं एलएलबी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैं व्हाई आई विल रीड द थ्योरी पोर्शन. So I will just try to read the theory portion during LLB because I have the time to read that. After LLB, I don't know what I'll be doing because I have certain things in mind, and वो अगर मेरा नहीं हुआ तो what I'll be doing I don't know. So at least now I have time to read. तो मैं आज ही theoretical portion को क्यों ना complete कर लूँ, उसके ऊपर एक अच्छा grasp कर लूँ. And that is why I always suggest you कि whenever you are choosing your optional subject, choose it very wisely. Because जो आप आज पढ़ेंगे, it may not help you in future, but it will definitely help you to learn things in the future in a better manner. ठीक है. So 299 says whoever causes death. This is common for all the three parts. With the intention of causing death. So whoever causes death with the intention of causing death. This is the first part that is being mentioned. पहला पार्ट जो आपका है कि कोई भी पर्सन अगर इंटेंशन रखता है डेथ करने का, तो वो लायबल होगा. Now if you see section 300 firstly, there too you will find that whoever, except in the cases hereinafter accepted, culpable homicide is murder if the act by which the death. यहाँ पर आप देख रहे हैं डेथ के पहले द वर्ड का यूज किया गया है. Why the word has been used? Why the use of article the is being used? द वर्ड का मतलब क्या है? इससे पहले 299 के अंदर तो द डेथ नहीं लिखा है, फिर यहाँ द डेथ क्यों लिखा है? बिकॉज द ड्राफ्टर वांट्स यू टू कीप द डिफरेंस at in hand. To maintain the difference between section 299 and 300, you must find out that what is the difference between section 299 firstly and 300 firstly, 299A and 300 firstly. And there is only one difference, that is the use of word the word से और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है दैट आपके पास डेथ के अलावा दिमाग में कुछ था ही नहीं, आपका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ डेथ लाने का था. नाउ इफ आई गिव यू एग्जांपल फ्रॉम द सिलेबस, आपने एक केस पढ़ा होगा, रावल पेंटा बेंकालू का केस था. रावल पेंटा बेंकालू के केस में he was sleeping in his house at night. 4 or 5 people came there और वो उन्होंने घर को बाहर से बंद कर दिया और फिर उसको घर को जलाने की कोशिश की. Now if you see the fact that is being mentioned in the case, एक बार माचिस जलाया गया, माचिस बुझ गया, फिर वो दोबारा जलाया गया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच शोज कि डेथ के अलावा आपके मन में कुछ था ही नहीं. You didn't have anything other than death. So when death was the only thing that was going in your mind, so it means that there was extremely high probability
that you will fall under section 300 firstly, and that is why in that case आपका वो मर्डर के लिए लायबल हुए थे, जितने भी लोग वहां पर थे उनके इंटेंशन जो थे वो मर्डर के लिए लायबल हुए थे, because there was no other intention. Now if I beat you with a stick on your head, there may be possibility that I'm trying to inflict an injury which may lead to death, but my intention of causing death cannot be proved, because the reason being that मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं पता है. So ultimately in cases of crime, इंटेंशन जब भी प्रूव करना होता है कोर्ट में, nobody knows what is going on in your mind, and it needs to be proved by the facts and circumstances of the case. इंटेंशन हमेशा सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के ऊपर आधार पर प्रूव किया जाता है. ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैं बहुत गुस्सा हूं, मैं आपको मारूंगा, अब मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, कितना मारूंगा, ये तो नहीं पता चलता है. तो सर्कमस्टांसेस बताती है कि मैंने आपको लोहे के रॉड से मारा कि मैंने आपको छड़ी से मारा, मैंने आपको सर पर कहां मारा, what was the position between you and me, whether I was in a better position to hit you over your head or whether I was not in a better position. तो जब ये सारी चीजें कोर्ट एनालाइज करता है उसके बाद ही समझ में आता है कि हम क्या करना चाहते थे, what was going on in our mind, what was our intention. So ultimately the three topics CRPC, evidence और आपका IPC, ये तीनों एक साथ चलती हैं, इन तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है. And that is why now that you have already read evidence, CRPC and your IPC, then it must be very easy for you to relate things. ठीक है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं that is substantive law. I have taken substantive law in the first hand because CRPC is just a way to connect other substantial laws. अलग अलग substantial law को connect करने का बस एक तरीका है. It is just a method to approach to the court. CRPC जो है, it is just a method to approach to the court कि कोर्ट जिस तरीके से काम करता है, पुलिस जिस तरीके से काम करती है, उसके काम करने के तरीके में एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, उसके लिए CRPC बनाई गई थी. बट सब्सटेंटिव लॉ कोर्ट के अंदर जो आपको प्रूव करना होगा वो आपका सब्सटेंटिव लॉ ही आपको प्रूव करना होगा. सो दैट इज व्हाई every provision which you read has got ingredients. I have seen that आप लोग के एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या सबसे पहले दिमाग में आता है, कौन सा केस लॉ है, कौन सा केस लॉ है. सबसे पहले एवरी स्टूडेंट, मुझे तो अभी तक एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जिसने कि ये पूछा हो कि सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है. एवरी वन ऑफ यू, आपके दिमाग में बस यही आता है कौन सा केस लगा है. अरे केस से आपको क्या मतलब है. इफ आई टेल यू द प्रैक्टिकल सिचुएशन इन इंडिया, आप जब कोर्ट में जाएंगे ना, वहां पर आपको केस भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर फाइलिंग ए पिटिशन, केस हम बस इसलिए रेफर करते हैं सो दैट इट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर द जज टू रिलेट थिंग्स. अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ केस लॉज. जो चीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उसको बाइंडिंग कैरेक्टर का यदि वो है तो बस उसके लिए हम लोग रेफर करते हैं. बिकॉज इफ यू सी कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हर बार एक अलग जजमेंट आ जाता. तो हर बार एक अलग जजमेंट ना आ जाए इसके लिए हम बस एक केस रेफर करते हैं ताकि एक रेफरेंस ले सके कोर्ट. इसके अलावा और कोई काम नहीं है. बिकॉज अगर हायर जज बेंच है तो इट कैन स्टिल ओवर रूल इट्स ओल्डर जजमेंट. जो पुराना जजमेंट है उसको ओवर रूल भी किया गया है ना, एक बार नहीं कई बार. इवन द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स इट्स जजमेंट. तो इसीलिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि केस एक बार लग गया है तो बस वो एकदम बाइंडिंग ही होगा. इट इज बाइंडिंग अंटिल द टाइम इट इज ओवर रूल्ड. एंड इफ द कोर्ट थिंक्स फिट कि अरे गलती हो गई हमसे, पर इंक्वेरियम इज अ लीगल फ्रेज व्हिच मींस कि कोर्ट से गलती हो गई है, उसको सुधारना है. तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोई आप सिचुएशन सुनते हैं एग्जाम के अंदर में या किसी के भी, आप केस लॉ के पीछे मत भागिए, आप बेयर एक्ट के पीछे भागिए. जज बेयर एक्ट को ही मानता है. अगर बेयर एक्ट को वो ओवरलुक कर देगा तो जजमेंट के आधार पर वो जजमेंट नहीं सुना सकता. प्रीवियस जजमेंट्स के आधार पर जजमेंट नहीं सुनाई जा सकती है. इट इज ओनली एंड ओनली द बेयर एक्ट विच मस्ट बी फॉलोड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसीलिए आप कोर्ट जो आपका प्रोविजन दिया गया है ना उस पर फोकस करिए, ना कि केस लॉज पर. केस लॉज विल ओनली हेल्प यू टू से समथिंग विच इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. जैसे आप एक वर्ड देखे यहाँ पर कि आई टोल्ड यू कि 299 के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है.
Now, if you have to write this in your answer, you can just mention that in R versus Govinda, Justice Melville said such and such things that A, B and C में differentiate किया गया है, bifurcate किया गया है section 299 को. But the point is that even if you don't write this, अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे कि R versus Govinda में किया गया है, if you simply write that in section 299 can be bifurcated into 3 parts A, B and C, still that is okay. कोई मार्क्स नहीं काट रहा है आपका. But it is just that presentation थोड़ा सा बेहतर हो जाता है if you write the name of the judge and the case. So that is why 299 से related जब भी कोई question आता है तो you must write that case, क्योंकि presentation बेहतर हो जाता है. And ultimately presentation का थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है. It is not all, but it is definitely the icing on the cake. ठीक है. So 299 के अंदर में आपका पहला पॉइंट जो है ये हो जाता है. फिर दूसरा पॉइंट है उसी तरीके से हो जाएगा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. नाउ व्हेन आई हैव सेड सच दैट इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पर आपको एक वर्ड मिलेगा सच बॉडीली इंजरी. क्या है ये? व्हाट इज इट? सच बॉडीली इंजरी का क्या मतलब होता है? सिर्फ बॉडीली इंजरी लिखता तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर ये लिखा होता विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, बिकॉज इफ यू रीड सेक्शन 300, यहाँ पर थर्डली में देखिए क्या लिखा है. If it is done with the intention of causing bodily injury, there is no use of word such. But apart from this, everywhere you will see that such bodily injury is being mentioned. So why this difference? Such word से क्या difference, क्या different interpretation किया जा सकता है, और क्यों आखिर ड्राफ्टर ने सच वर्ड का यूज नहीं किया है कहीं पर और कहीं पर किया है? Studying a Bayer Act should always be relative, because in Bayer Act every word that is being used has got a reason. There is no word which is useless. Is the, यहाँ तक कि एक a comma full stop, each and every word has got a meaning. So you must not skip these things. अगर आप ये skip कर देंगे ना तो फिर आपका interpretation जो है वो गलत हो जाएगा. That is why you must keep note of all these words, even the punctuation marks, period, comma, all these things you must keep in mind. So such bodily injury का ये मतलब है कि the drafter wants your attention to be drawn towards a particular kind of bodily injury which shows कि जिसका भी intention था उसका intention उसी bodily injury को लाने का था, या फिर जो bodily injury आई है he had in his mind कि इस तरीके की bodily injury हो सकती थी, तभी ये वर्ड यूज किया गया है सच बॉडीली इंजरी. बट इफ यू विल सी थर्डली, सेक्शन 300 का थर्डली आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया सच बॉडीली इंजरी, क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो विरसा सिंह के केस में 4 पॉइंट्स बताए गए थे ना 300 थर्डली के लिए, एंड आउट ऑफ दीज 4 थिंग्स 3 थिंग्स वर ऑब्जेक्टिवली टू बी फाउंड and one thing was subjective, the intention to cause bodily injury, that was subjective. And apart from this, that bodily injury must be present, this is objective. What is the nature of bodily injury? That was also objective. Intention of causing such bodily injury, that was subjective. And sufficient in the ordinary course of nature, that was again objective. तो ये 3 चीज आपकी ऑब्जेक्टिव थी. अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बॉडीली इंजरी, तो इसी वजह से यहां पर आपका हम नजरिया नहीं देखेंगे कि उसको वही बॉडीली इंजरी देना चाहता था या नहीं देना चाहता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना यहाँ पर. दैट इज वाई ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखा गया है यहाँ पर. इंटरप्रिटेशन जो है वो ऑब्जेक्टिवली किया गया है, बिकॉज सच वर्ड इज नॉट बीइंग यूज्ड. तो इसीलिए वो क्या बॉडीली इंजरी दे रहा है इससे मतलब नहीं है, बस बॉडीली इंजरी होना चाहिए. वो ऑब्जेक्टिवली हम देखेंगे कि हाँ भाई मारा है, हाँ ठीक है, बॉडीली इंजरी दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, चलिए आगे बढ़िए. आगे हम लोग देखेंगे व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है, कहाँ पर मारा है, वाइटल पार्ट्स पर मारा है, नॉन वाइटल पार्ट्स पर मारा है, कहाँ पर मारा है, व्हाट इज द नेचर, क्या से मारा है, कौन से वेपन से मारा है. जैसे विरसा सिंह के केस में अगर आपको याद हो तो एक ही बार अटैक किया गया था भाले से, और वो उसकी 3 अतड़ियां जो है, 3 इंटेस्टाइन्स मेम्ब्रेन जो लेयर्स हैं वो बाहर आ गई थी. दैट शोज द नेचर ऑफ द
bodily injury. So nature of the bodily injury is same for everybody. That is why it has to be found out objectively. तभी उसको objectively found out करेंगे. So this is the reason why you must keep note of each and every word. एक एक वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं ना, उस एक एक वर्ड को आप अपने दिमाग में रखिएगा. तीसरा पॉइंट इसमें है सेक्शन 299 में, with the knowledge that he is likely by such act to cause death. अब इससे पहले तक अभी इंटेंशन की बात चल रही थी, अब नॉलेज कहां से आ गया बीच में? तो भाई नॉलेज और इंटेंशन में फर्क क्या है? आखिर ड्राफ्टर्स क्यों नॉलेज लिखे हैं और इंटेंशन दोनों ही लिखे हैं इस प्रोविजन के अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉलेज एंड एन इंटेंशन? और अगर हम इंटेंशन लेंगे तो उसमें क्या, व्हाट विल बी दी पैरामीटर? इंटेंशन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? नॉलेज लिखेंगे तो नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंटेंशन एंड व्हाट इज मोटिव? फिर मोटिव क्या होता है? क्योंकि मोटिव तो कहीं डिफाइंड नहीं है. नाउ दैट यू हैव स्टडीड इंडियन एविडेंस एक्ट, so now you can make out कि motive is mentioned in section 8 of Indian Evidence Act, but it is nowhere mentioned in IPC. What is the reason? Why is it not mentioned in IPC? मोटिव क्यों नहीं मेंशनड है? तो मोटिव का मीनिंग क्या है, इंटेंशन का मीनिंग क्या है और नॉलेज का मीनिंग क्या है? ये तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, तो मीनिंग अलग अलग है, एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन आईपीसी फॉर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट मीनिंग्स. तो जब भी आप कहीं पर नॉलेज देखते हैं तो आपके मन में क्या आना चाहिए? ऐसा चीज जो कि एक डेटाबेस हो. आपके दिमाग में जो भी है एक डेटाबेस के फॉर्म में. नाउ यू कैन वेरी वेल रिलेट, यू आर ऑल ग्रेजुएट्स, दैट द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. लेकिन उसमें से दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका वो पार्ट जहां पर कि डेटा स्टोर होता है, और एक होता है वो पार्ट जहां से कि आप सोचते हैं. ठीक है? So whenever you think, what is that part? That is the conscious part of the brain. And wherever the data is being stored, that is the cerebrum. वहां पर डेटा होता है, वो cerebrum होता है. Now cerebrum में डेटा स्टोर होता है. मतलब कि जो भी चीज आप अपने लाइफ में सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, उसका जो डेटाबेस है वो आपके ब्रेन के एक पार्ट में स्टोर हुआ रखा है. अगर वो चीज वापस से आपके सामने आ जाएगी तो आपको वो याद आ जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे साथ हो चुकी है. बट यू मे रिएक्ट टू इट डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. एंड हाउ डू यू find out that how will you react? It will depend upon your state of mind, which deals with your conscious state of mind. आप उस समय किस चीज के लिए कॉन्शियस हैं? अगर उस समय आप गुस्से में हैं तो आप अलग तरीके से बिहेव करेंगे. उस समय आप शांत दिमाग में खुश हैं अच्छे से, तो फिर अलग बिहेव करेंगे. So it all depends upon the consciousness of your brain. But if I say कि you are very angry, इतना एंग्री हैं कि आप, जनरली हम लोगों ने ये सुना होगा मम्मी पापा से, टीचर से, कि गुस्से में कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. Why is it so? क्यों ऐसा है? क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, then one part of the brain जो कि हमारा वैसे तो नॉर्मली काम करता है, लेकिन जब हम गुस्से में होते हैं तो वो पार्ट ऑफ द ब्रेन इट डू नॉट ऑपरेट, वो काम नहीं करता है. जो हमारा कॉन्शियसनेस है, सही और गलत के बीच में डिसीजन लेने का जो एबिलिटी है, दैट गेट डिमिनिशेस जब हम गुस्से में होते हैं. एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एडवाइज टू टेक डिसीजन व्हेन वी आर वेरी एंग्री और व्हेन वी आर वेरी हैप्पी. ये सिर्फ एंग्री के नहीं, ये हैप्पी होने के साथ भी ये सिचुएशन है. हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम लाखों रुपए लुटाने को तैयार हैं, लेकिन लाखों रुपए लुटाने के बाद हम फिर खुद कंगाल हो जाते हैं. ये भी तो सही नहीं है ना. So one part of the brain will not operate when you are in an extreme mood condition. Extreme mood condition मतलब कि आप बहुत ज्यादा उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. Either it can be गुस्सा, angriness, or it can be happiness. Anything it can be. So conscious part of the brain जो होता है वो आपका काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस समय आप एक्सट्रीम में हैं. Conscious part of the brain works best when you are cool. आप ठंडे दिमाग में हैं
और आप एक्सट्रीम में नहीं होते हैं, तब आपका कॉन्शियस ब्रेन जो है वो ठीक से काम करता है। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपका एक केस था सिलेबस के अंदर आईपीसी में, धीराजिया वर्सेस एम्परर का केस था, जिसमें कि वो लेडी जो थी अपने मायके जाना चाहती थी और वो मायके जाना उसका हस्बैंड नहीं देता था और उसको हमेशा पीटता रहता था। सो व्हाट शी डिड, मौका देखकर एक दिन रात में वो छुप कर अपने हस्बैंड से वो भागने लगी। हस्बैंड को जब पता चल गया तो वो उसके पीछे गया, एंड इन दैट केस शी केम टू रियलाइज कि हस्बैंड उसके पीछे आ रहा है, तो वो बहुत डर गई। इतना डर गई थी, इतना डर गई थी कि शी जंप इनटू द वेल। नाउ जहां पर ही कोर्ट ने ये बताया था दैट जब भी आप किसी ऐसे मेंटल कंडीशन में है, व्हेन यू आर वेरी फेयरफुल, बहुत डरते हैं किसी चीज से, और आपको उसी स्टेट ऑफ माइंड में रखा जाए, तो यू आर नॉट केपेबल एनफ टू टेक गुड डिसीजन। मतलब आपका कॉन्शियस ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है, एंड दैट इज वाई इंटेंशन इज एब्सेंट इन दैट केस। इंटेंशन नहीं है आपके पास। और जब आप सेक्शन 300 का फोर्थली पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक पॉइंट मिलता है कि आप कोई भी इमिनेंटली डेंजरस एक्टिविटी यदि करते हैं, जो कि हर प्रोबेबिलिटी में, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट इज टू ब्रिंग डेथ, और वो सिचुएशन में आपका अगर कोई रिस्क का रीजन नहीं है, देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इंकरिंग सच रिस्क, वो रिस्क आपने क्यों लिया इसके लिए आपके पास यदि कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, देन इन दैट केस आप 300 के फोर्थली में प्रोसिक्यूट होते हैं, यू आर पनिश्ड। बट इन धीराजियास केस, सिंस शी वाज सो फियरफुल कि उसका मेंटल कैपेबिलिटी, कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रेन वाज नॉट वर्किंग सो फाइन, दैट इज व्हाई द कोर्ट रियलाइज दिस, कि उसका मेंटल कैपेबिलिटीज, मेंटल फैकल्टीज ऑफ कॉन्शियस ब्रेन वाज नॉट वर्किंग, एंड दैट इज व्हाई at that moment when she jumped into the well, only she had the knowledge, सिर्फ उसको नॉलेज था कि वो क्या कर रही है, बट शी कुडंट थिंक कि उसका परिणाम क्या होगा, व्हाट वाज द इंटेंशन, व्हाट विल हैपन। एंड दैट इज व्हाई जो आपका इंटेंशन होता है और जो नॉलेज होता है, उसको हम लोगों ने अलग अलग कोनोटेशन से डिफाइन किया है। सो व्हेन यू हैव एन इंटेंशन टू डू समथिंग, इट मींस यू हैव गॉट टू थिंग्स। The first thing is that you have to bring the desire of the consequences. आपके पास एक तमन्ना है, एक डिजायर है कि आप ये परिणाम चाहते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है इंटेंशन का। दूसरा पॉइंट है दैट यू हैव द नॉलेज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। आपको नॉलेज है कॉन्सिक्वेंसेस का कि क्या क्या हो सकता है, एंड व्हेन आपको नॉलेज है किसी चीज का, तो आपके पास क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पॉसिबल हैं, उसका आपके पास नॉलेज होता है। सो इंटेंशन के केस में यू हैव अ डिजायर, यस डेफिनेटली। फोरसाइट है, foresightness of consequences, you have foresightness of consequences to bring, to make differentiation कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। आप देख सकते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। यू डोंट हैव द डिजायर, यू डोंट हैव द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड टू फाइंड आउट दैट वेदर यू डिजायर्ड इट। अब वो जब कुएं में कूद गई, कुएं में कूदने के बाद में रियलाइज की होगी कि अरे मैंने क्या कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो कॉन्शियस ब्रेन बंद हो चुका था उसका। So she didn't have desire to do that, but since her conscious brain was not working actively, therefore the court considered this as a reasonable excuse for incurring the risk, and therefore she was liable under section 299C, knowledge that by such act death जो है वो होगा। So why am I telling you these things? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि whenever you read a provision, you have to bifurcate into elements. एलिमेंट्स में उसको बांटिए, और एलिमेंट्स में बांटने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई प्रोविजन पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं, पहले उनको आप फाइंड आउट करिए जो कि स्पेशल मीनिंग होल्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल है आपके इसी सेमेस्टर के एग्जाम से, सेक्शन 10 के अंदर में, सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट कॉन्स्पिरेसी। Now, when you read conspiracy, and always keep in mind that whenever you read a provision, always read it along with the illustrations that are being given.
कभी भी इलस्ट्रेशन के बिना उसको नहीं पढ़िए, बिकॉज दैट कैन बी वेरी डेंजरस इसलिए क्योंकि जब भी आप कुछ एग्जाम में लिखते हैं तो यू नीड समथिंग टू सपोर्ट इट, एंड इलस्ट्रेशंस आर द बेस्ट थिंग टू सपोर्ट इट। आपको कोई बुक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस जो इलस्ट्रेशन है बस वो ध्यान में रखिए, क्योंकि आप जब मैक्सिमम जगहों पर जहां भी कंट्रोवर्सी या फिर डिफिकल्टीज हो सकती है इंटरप्रिटेशन में, आपको वहां पर ना इलस्ट्रेशन मिलेगा। लाइक सेक्शन 299 में भी 3 इलस्ट्रेशन दिया गया है। दीज 3 इलस्ट्रेशंस जो है आप कहीं भी यूज करेंगे जहां पर कि आप 299 एक्सप्लेन करेंगे, है ना। सो इलस्ट्रेशंस को आप इसीलिए पढ़िए ताकि आप अपने आंसर्स को सपोर्ट कर सकें। ओके, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि इलस्ट्रेशंस जैसा लिखा है यहाँ पर बेयर एक्ट में एज इट इज आप वैसे ही अपने आंसर में लिखें, आप बस उसको अपने लैंग्वेज में लिखिए। एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि जब आप आंसर लिखते हैं एग्जाम में तो बेयर एक्ट का जो प्रोविजन है उसको एज इट इज लिख दें। यू हैव ओनली टू राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन। जैसे यहाँ मैंने बताया 299 के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है आपका इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा है आपका इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तीसरा है आपका नॉलेज दैट बाय सच एक्ट देयर इज लाइक्लीहुडनेस ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं आपके ना, बस इन 3 एलिमेंट्स को 3 लाइन में लिख दीजिए। पूरा का पूरा सेक्शन यू डोंट हैव टू राइट। इफ एनी ऑफ योर टीचर्स हैव सेड दिस, then believe you me कि most of the teachers say this only कि you have to write the ingredients, क्योंकि it is not possible to keep in mind the entire section word by word, और इसीलिए हम बस इंग्रेडिएंट्स को रेफर करते हैं। अभी आप ऑनलाइन मोड एग्जाम दे रहे हैं ना, लेकिन अभी बुक देखने के बाद फिर आप उसी चीज को एग्जाम में ऑफलाइन मोड में बैठेंगे ना, यू विल मिस आउट ऑन वेरियस वर्ड्स। फिर क्या करेंगे, फिर क्या टीचर मार्क्स काट लेगा आपका? नहीं काटेगा। थिंक लाइक अ रीजनेबल मैन, यू आर स्टडिंग लॉ, आप रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं कि आपको रट के एग्जाम देना है, उसी का आपको मार्क्स नहीं मिल रहा है। मार्क्स मिल रहा है आपको अंडरस्टैंडिंग का, कॉन्सेप्ट का। ओके, सो इंग्रेडिएंट्स को तोड़िए। इंग्रेडिएंट्स तोड़ने का तरीका ये है कि इफ देयर आर वर्ड्स such as or and, so these are the words which help you to break the ingredients, into ingredients of the section। ये सारे वर्ड्स होते हैं आपको जो हेल्प करते हैं। जैसे मैं बता रहा था सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर में आपका लिखा है सबसे पहले कि फर्स्ट थिंग, प्राइमा फेसाई कोर्ट क्या देखेगा, दैट देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट conspiracy is being done. Prima facie, from the given facts and circumstances, it must appear to the court कि conspiracy हुई है, तभी जाकर section 10 apply होगा। So how will you differentiate, how will you break this ingredient? आप सबसे पहले यही लिखिएगा that for section 10 to be applied, the first thing that the court sees is prima facie evidence to prove that आपका जो कॉन्स्पिरेसी है वो हुआ है। सो प्राइमा फेसाई आपको वो चीज देखनी होगी, तभी जाकर आपका आगे का जो प्रोविजन है वो फॉलो करेगा। फिर उसमें और क्या क्या एलिमेंट्स हैं कि वॉट एवर थिंग्स सेड डन और रिटन मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद हम उसको नहीं देखेंगे, कॉन्स्पिरेसी के दौरान में जो भी चीजें लिखी गई है, बोली गई है, कही गई है, हम उनको देखेंगे। सो दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। अब ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स यू कैन राइट ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं, बट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि वर्ड एक एक जैसे जिस क्रम में लिखा गया है सेक्शन 10 के अंदर एलिमेंट्स उसी क्रम में आप लिखिए। यू कैन राइट इन डिफरेंट क्रोनोलॉजी, डिफरेंट सीक्वेंस, बट यू मस्ट राइट एटलीस्ट द इंग्रेडिएंट्स। आप उसको ब्रेक करके लिखिए, एज इट इज छापिए मत। आप लोग रोबोट्स नहीं हैं, यू आर ह्यूमन बीइंग्स। और अगर कोई भी आपको ऐसा कहता है ना कि आप लोग एज इट इज छापिए, then at least use your capabilities to do that। आप लोग इंग्रेडिएंट्स लिखिए ना, कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है आपको। आई हैव हर्ड दैट मेनी ऑफ यू वर सेइंग कि टीचर्स ने कहा है कि एज इट इज पहले लिखिए फिर उसको एक्सप्लेन करिए, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। आप सिर्फ इंग्रेडिएंट्स लिखिए ना, तो इंग्रेडिएंट्स लिखिए और उसके बाद उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर आपका उसमें और एक सेक्शन 10 के अंदर इंग्रेडिएंट है कि देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। in reference to the common intention is the word that is being used। now whenever you will write this, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद भी होगा
कि इंग्लिश लॉ के अंदर में अलग वर्ड है। इंग्लिश लॉ के अंदर में क्या वर्ड लिखा गया है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर हमें इंडिया में क्या लिखा गया है, इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। अब आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड फर्दरेंस। यू हैव टू टेल द डिफरेंस, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट कि आपका जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस केस में दिया गया है आपके क्वेश्चन में, वो किस तरीके से सूटेबली फिट बैठ रहा है आपके इंडियन प्रोविजन के अंदर। क्योंकि जब आप किसी चीज को फर्दरेंस में लेते हैं मतलब देयर मस्ट बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, बट इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 10 यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई जरूरत नहीं है। एंड हाउ कैन यू से सो, यू कैन से सो बाय मेंशनिंग द इलस्ट्रेशन, बिकॉज द इलस्ट्रेशन इटसेल्फ सेज कि जो पर्सन था एट प्राइमा फेसाई देयर वाज एविडेंस कि वो कॉन्स्पिरेसी के लिए हाँ बोला है, ही वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, बट ही इवन इफ ही डोंट नो एनीथिंग कि किसने क्या एक्टिविटी किया उस कॉन्स्पिरेसी के लिए, स्टिल द एविडेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम even if you don't know anything. The only requirement is of section 10 that prima facie there must be evidence to prove that you are involved in conspiracy. Apart from this, whatever written, said, done, जो भी चीजें की गई है during conspiracy, you are unaware about that. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, कौन उन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है आपको ये भी नहीं पता है, फिर भी वो जो किया होगा उसके लिए आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि ये रेफरेंस वर्ड यही चीज बताता है। रेफरेंस मतलब कि जो भी चीज किया गया है ना, यू नीड नॉट पार्टिसिपेट इन इट, यू जस्ट बी द पार्ट ऑफ इट। whatever things written, said or done is being deduced, is being found by the police during investigation, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपका इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, नॉट इन फर्दरेंस। अगर फर्दरेंस होता मतलब whatever person is there जिसके अगेंस्ट में आप वो यूज करना चाहते हैं, he must have actively participated in the conspiracy, but even if he still is only the member of the conspiracy, still that evidence can be used against him also. ठीक है, सो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज की क्लास में हम लोगों ने यही देखा कि वर्ड्स हैव गॉट अ वेरी स्पेशल मीनिंग इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्रोविजन ऑफ अ सेक्शन। वर्ड्स, आप वर्ड्स का डेफिनेशन लिटरल देखिए, लिटरल क्या मीनिंग होता है। आप वर्ड्स का मीनिंग देखिए, जो आपका लीगल मीनिंग क्या है, कैसे पता चलेगा? लीगल मीनिंग यू विल कम टू नो बाय द केस लॉस। अब इसका कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन से केस लॉ में इस चीज को बोला गया था? नाउ देयर आर सर्टेन कीवर्ड्स व्हिच यू मस्ट नो व्हेन यू डू रिसर्च। जब भी आप किसी टॉपिक के ऊपर आर्ट सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं ना, गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इस तरीके का है, आपने देखा होगा जब भी आप सेंटेंसेस लिखते हैं गूगल में सर्च करने के लिए, तो जब वो सेंटेंस आपके एड्रेस बुक में जाता है वहां पर वो प्लस 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 करके ऐड होता है। तो एल्गोरिदम ऐसा है कि गूगल फाइंड्स आउट दोज पेजेस, दोज वेबसाइट्स, दोज आर्टिकल्स जिसमें कि वो सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन एक साथ मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सो दैट इज व्हाई यूज द वर्ड्स वेरी वाइजली। जब भी आप कोई वर्ड, कोई सेंटेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, उस सेंटेंस को इतना अच्छे से यूज करिए, और वो आप खुद से प्लस प्लस करके लिख सकते हैं। आपके जो सर्च बॉक्स होते हैं ना, गूगल का सर्च बार जो होता है, वहां पर भी आप प्लस प्लस करके लिख सकते हैं। So just suppose you have to find that what is the difference between common intention and common object. How will you come to know that what has court said ever? अभी तक जितने भी केस लॉज हुए हैं इंडिया में चाहे फॉरेन कंट्रीज में, उसमें आपके इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को कैसे कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कैसे लिख सकते हैं? आई एम जस्ट गिविंग यू वन पॉसिबिलिटी दैट आप कैसे लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखिए, कॉमन इंटेंशन प्लस कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब कॉमन इंटेंशन को वो एक साथ रखेगा और कॉमन ऑब्जेक्ट को एक साथ रखेगा, और जिन जिन आर्टिकल्स में ये दोनों आपके मिल जाएंगे उन सारे आर्टिकल्स को आपके सामने खोल के रख देगा। अब आपको अगर कोई केस भी याद है तो यू कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ द केस एज वेल, प्लस करके केस का नाम भी लिख दीजिए। ठीक है,
सो केस का नाम जब आप लिखेंगे तो आपको वो केस का नाम जिस भी आर्टिकल में होगा along with the words that you have written, वो आपको एज इट इज वहां पर मिल जाएगा और फिर आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। दिस इज द वे। आज की डेट में यही तरीका है आपको गूगल का बेस्ट यूज करने का। गूगल को बेस्ट यूज करने का यही तरीका है। देयर आर सर्टेन वेबसाइट जहां पर डायरेक्टली जाकर आप इस तरीके से लिख सकते हैं एंड यू विल फाइंड आउट। इंडियन कानून है, लॉ ऑक्टोपस है, आप डायरेक्टली वहां जाकर कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इंटरप्रिटेशन दिया गया है। सो दिस इज द वे टू लर्न लॉ। लॉ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप लॉ मत पढ़िए मत, बस आस पड़ोस में जहां भी आप जाते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एवरीबडी वट एवर दे आर डूइंग कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स। और जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि इससे रिलेटेड कानून के अंदर क्या लिखा गया है। जैसे मैंने कहा कि देयर इज समथिंग विच इज नोन एज बैटरी। अगर आपने पढ़ा होगा एंट्रेंस के समय, बैटरी है ना। इंडिया में तो बैटरी नाम से कुछ है ही नहीं, तो आखिर इंडिया में क्या कहते हैं उसे। इंडिया में आप जब बैटरी लिखिएगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहते हैं तो आपको मिलेगा वो कि इंडिया में बैटरी को क्रिमिनल फोर्स कहते हैं। क्रिमिनल फोर्स कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 350 में डिफाइंड है आईपीसी के अंदर। क्रिमिनल फोर्स के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? तो असॉल्ट जब आप किसी को करते हैं तो दूर से करते हैं कि मैं मारूंगा तुमको, और जब वही चीज आप किसी को टच कर देते हैं करते हुए तो मतलब आपने क्रिमिनल फोर्स कमिट कर दिया, है ना। तो जब भी आप देखते हैं चलते हुए कि किसी ने किसी को टच किया है तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चला जाना चाहिए, अच्छा सेक्शन 350 में क्या क्या लिखा है, स्टडी इन दिस मैनर। तब जाकर आपका दिमाग जो है ना वो एक ट्रेंड दिमाग बनेगा। और लॉ को पढ़ने का तरीका ही यही है। बुक्स खोलकर पढ़ने से, रट्टे लेने से जुडिशरी एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन जब तक उन चीजों को आप प्रैक्टिकली होते हुए नहीं देखिएगा, प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं करिएगा, तब तक वो चीज आपके किसी काम की नहीं है। ये बात आप लोग अपने जहन में डाल लीजिए। लॉ इज अ कंप्लीटली एब्सोल्युटली प्रोफेशनल सब्जेक्ट एंड दैट इज द रीजन आज तक लॉ इकलौता सब्जेक्ट है जो कि आपका कभी भी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में नहीं आया है। ऐसा तो नहीं है कि बुक्स पढ़ के आपको समझ नहीं आ सकता है, बुक्स में तो सब कुछ दिया गया है। देन व्हाई वी हैव नॉट कंसिडर्ड इट एज अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम? बिकॉज इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू लर्न इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लॉ जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उस पर्पस का सर्विस नहीं हो पाएगा, उस पर्पस को सर्व नहीं कर पाएगा वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। So that is why study law by applying it, not by reading and reading and reading. Apply it. Imagine, think things जो कि हो सकता है उसको सोचिए और वहां पर फिर लॉ के प्रोविजंस को अप्लाई करिए, तब जाकर आपको आएगा। अगर आप खुद नहीं सोच सकते हैं तो आप फिर केस लॉज पढ़िए और केस लॉज में जो हुआ है उनको पढ़कर एनालाइज करने की कोशिश करिए कि आपका जो लॉ है वो कैसे उन पर अप्लाई किया गया है। तो जब भी आप अप्लाई करते हैं लॉ को तो आपको लॉ तो पता होती है। हर एवरीबडी हु हैज स्टडीड एलएलबी उनको लॉ पता है। वेयर इज द डिफरेंस देन? द डिफरेंस इज इन द एप्लीकेशन। यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू आर नॉट एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। आप इन बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। सो वो इन बिटवीन द लाइंस रीड करने का समय अभी है। एलएलबी करने के बाद में ना उसको आप और ग्रूम करिएगा, बट आधार आपको अभी रखना पड़ेगा। और वो अभी रखने के लिए यू हैव टू रीड 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 रीड। मैक्सिमम रीडिंग आपको करनी होगी अभी। एलएलबी करने के बाद रीडिंग नहीं एप्लीकेशन होता है, ठीक है। सो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए। नाउ आई विल गिव यू अ window of 10 minutes to ask any question which might have come during this session. अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है या कोई भी ऐसी बात है जो कि आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, so please tell me, I am ready to discuss anything and everything. लॉ से रिलेटेड भी नहीं है बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल जिससे कि मैं रिलेट कर दूंगा उसको लॉ से। आपको पढ़ने में कोई डिफिकल्टी आ रही है, कुछ ऐसा है जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन डिस्कस इट। ओके, ओके, डेफिनेटली। सोनल, देखिए क्या है कि
देयर इज नॉट ओनली टू वर्ड्स, सिर्फ लॉयर या एडवोकेट नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी, और आपके बैरिस्टर, वकील, बहुत सारे वर्ड्स आपने देखे होंगे। इन सारे वर्ड्स का एक ही मीनिंग है कि लॉ को जानने वाला। इनके फील्ड ऑफ वर्क अलग अलग है। अ लॉयर इज अ स्टूडेंट, अ लॉयर इज अ पर्सन हु कैन नॉट फाइट अ केस इन द कोर्ट, मतलब वो स्टूडेंट है और वो बस लॉ जानता है, उसने पढ़ा है, एलएलबी किया है, वो लॉयर है। और एडवोकेट वो है जो कि कोर्ट में केस लड़ सकता है, इट मींस ही हैज गॉट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन द बार काउंसिल, वो एडवोकेट होता है। बैरिस्टर वो होता है जो कि ब्रिटेन से आपका लॉ करके आया है, उन्हें बैरिस्टर कहते हैं। अटॉर्नी वो होता है जो कि आपका गवर्नमेंट के लिए जनरली केसेस देखते हैं, है ना। सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आपके गवर्नमेंट के लिए केस देखते हैं। जब वही चीज आपके बड़े गवर्नमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए केस नहीं देखता है, गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट के लिए केस लड़ता है, वो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। और जो अटॉर्नी होते हैं वो आपके मेन जो गवर्नमेंट है, ओरिजिनल जो गवर्नमेंट है, उनके लिए केसेस लड़ते हैं, वो अटॉर्नी होते हैं। तो ये सारे तो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग आप देख लीजिएगा। ओके, yes, definitely solicitor is the another word that is being used in UK. So words का बस उनको वो किस फील्ड में, किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं ना, उस कैपेसिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग वर्ड्स का यूज किया गया है, बाकी लॉ सभी सेम पढ़े हैं, ठीक है। जहां तक बात रही जुडिशरी एग्जाम की, तो जुडिशरी एग्जाम हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। जुडिशरी एग्जाम को हर स्टेट का सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है। दिल्ली का जुडिशरी एग्जाम इज कंसिडर्ड एज द टफ वन, व्हाई, बिकॉज इंग्लिश इसमें बहुत अच्छे से पूछते हैं और बहुत डीप में, बहुत गुड इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, आप दिल्ली जुडिशरी क्लियर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। सो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लॉ के फील्ड में आपका जो भी सिलेबस है उसमें बस आपको दे दिया है कि अच्छा सीआरपीसी आएगा, एविडेंस आएगा। अब एविडेंस तो इतना बड़ा है, सीआरपीसी इतना बड़ा है, तो क्या पढ़े उसमें। फॉर दैट यू हैव टू पिक अप द क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और उसमें आप फाइंड आउट करिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। और बाकी जो टॉपिक्स हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको एक छोटा छोटा नोट्स बनाकर प्रिपेयर कर लीजिए। इस तरीके से आपका प्रिपेयर होगा। जुडिशरी एग्जाम के अलावा आपके एपीओ के पेपर भी होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट जुडिशरी, देयर आर टू काइंड्स ऑफ जुडिशरी, वन इज द लोअर जुडिशरी एंड वन इज द हायर जुडिशरी। जो आपकी लोअर जुडिशरी है उसमें आप मजिस्ट्रेट बनते हैं, ठीक है। और जो आपकी हायर जुडिशरी है उसमें आप जज बनते हैं, सेशन जज, सेशन कोर्ट के जज बनते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट के भी जज बन सकते हैं। बट द डिफरेंस इज द लेवल ऑफ नॉलेज दैट यू हैव। You cannot give the higher judiciary without having an experience of at least 7 years. Yes, definitely I'll tell you, मैं वो बताऊंगा। So 7 साल का practicing experience चाहिए आपको। Now this practicing experience can come only by enrolling into the bar council, और उसके बाद आप जब bar council में enroll कर लेते हैं तो फिर no, there is no age limit, कोई एज लिमिट नहीं होती है। जुडिशरी एग्जाम में एज लिमिट है, लेकिन हायर जुडिशरी में एज लिमिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जुडिशरी एग्जाम जो लोअर जुडिशरी होती है उसमें 35 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए है और अदर कैटेगरीज के लिए अकॉर्डिंगली है। बट फॉर हायर जुडिशरी यू नीड 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि हायर जुडिशरी इज सोनली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छा आप जजमेंट दे पाएंगे, ठीक है। इसीलिए वहां पर एज लिमिट नहीं रखा गया है। Okay, so you need 7 years of practicing experience. Now this practicing experience can come इन टू वेज, या तो आप प्राइवेटली प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी अगर आपने एपीओ का पेपर दिया एज अ गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप अपॉइंट हुए और उसके बाद में यस एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट, नॉट एज अ लॉयर। आई टोल्ड यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड एन एडवोकेट। सो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एज एन एडवोकेट करते हैं, ओके। सो जब आप एपीओ का एग्जाम क्लियर करिएगा, सो दैट ईयर्स जो कि आप गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करिएगा, वो समय भी आपका काउंट होगा फॉर एक्सपीरियंस फॉर गिविंग हायर जुडिशरी एग्जाम्स। तो हायर जुडिशरी के लिए जो 7 ईयर्स है वहां भी वो कैलकुलेट होता है, और आपको सैलरी तो मिलेगी ही वहां पर एज बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
बट अगर आप प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं तो वहां पर आपकी सैलरी नहीं है, आप जितना कमा लें, अपने कैपेबिलिटी और अपने क्लाइंट को जितना लेकर कमा लें उतना आपका कमा सकते हैं. देयर इज नो सैलरी, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब. बट डेफिनेटली दैट 7 years जो कि आपने प्रैक्टिस में दिया, that 7 years will be calculative and it will be inclusive of the eligibility criteria जो कि हायर जुडिशरी के लिए होती है. ठीक है, हायर जुडिशरी में एक्सपीरियंस चाहिए होता है और लोअर जुडिशरी में आपको बस एग्जाम क्लियर करना होता है. इफ यू हैव गिवन हायर जुडिशरी तो आप सुप्रीम कोर्ट जज तक जा सकते हैं. लोअर जुडिशरी वाले रेयरली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज तक जाते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रमोशन जो होता है ना वो उतना नहीं होता. बिकॉज जो लॉयर, जो एडवोकेट्स होते हैं, दे आर द पीपल हु आर कंसिडर्ड मास्टर्स ओवर द बेयर एक्ट एंड हाउ टू अप्लाई लॉ, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ. जो जज होता है वो लॉ उतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाता, वो बस जजमेंट देता है. लॉ का एप्लीकेशन एडवोकेट को ही पता होता है और इसीलिए उनको हायर जुडिशरी में कंसिडर किया जाता है. ठीक है, 7 years का जो प्रैक्टिस आप करते हैं, इसीलिए उनको ऊपर भेजा जाता है, ना कि उनको जो कि सिर्फ जज बनकर बैठे हैं. ठीक है, सो हर स्टेट का अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम होता है. आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएंगे और उसके बाद में फिर that years will count. See, लॉ ऑफिसर जो होते हैं वो जनरली आपके कोर्ट्स के अंदर में ना मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, दे आर द मजिस्ट्रेट्स. वो आपके सिविल मैटर जब देखते हैं तो वही मजिस्ट्रेट आपके जज कहलाते हैं, और जब वो क्रिमिनल मैटर देखते हैं तो वही मजिस्ट्रेट कहलाते हैं. ओके, देन आपका एक जुडिशियल ऑफिसर होता है और एक आपका अटॉर्नी होता है, जज होता है. अब जुडिशियल ऑफिसर और जज में क्या डिफरेंस है? नो मेजर डिफरेंस, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. जुडिशियल ऑफिसर बस आपका जो भी जजमेंट देता है वो आपका जुडिशियल ऑफिसर है, और जो जज होता है वो एज अ जज रिक्रूट हुआ है. जुडिशियल ऑफिसर अदर वर्क भी कर सकते हैं. इट इज नॉट ओनली दैट वो सिर्फ जजमेंट देते हैं, बट जज सिर्फ जजमेंट ही देता है. जुडिशियल ऑफिसर एक हायर पोस्ट है जो कि लीगल जुडिशियल सिस्टम में होता है, और इसके अलावा और मेजर डिफरेंस कुछ नहीं. दे आर सेम एट सम प्लेसेस. ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? We can take the questions in the next class as well. Already it has been time. I had a question related to the topic which you discussed regarding 299 today. Okay, can we discuss that in the next class because it is already time? Yes, sure. Thank you. Okay, thank you. So we will meet tomorrow. Okay, same time, 3 o'clock. And I hope that whatever I have told you, you will